गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीचर्स कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं चंदन कुमार जीएस फैकल्टी आपका स्वागत करता हूँ। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए कंपटीशन का अम्ब्रेला प्रोग्राम पेश करता है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हो, हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए यह प्लेटफॉर्म आपको सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पे आपको आईएएस के से रिलेटेड, पीसीएस के रिलेटेड, एसएससी सीजीएल के रिलेटेड, एसएससी सीएचएसएल के रिलेटेड, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो, हर एक एग्जाम से रिलेटेड ये प्लेटफॉर्म आपको सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा सीसीएस कैंपस ने डिफेंस से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की सुविधा भी स्टार्ट कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे आप एनडीए का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम, एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम, नेवी एसएसआर और नेवी का एक एग्जाम AA, वहाँ उसकी सुविधा भी इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। जहाँ तक अगर कहा जाए जीएस की बात हम करें तो आज के डेट में जीएस से रिलेटेड हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, हर एक एग्जाम में जीएस का एक महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए आज हम जीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और जीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम उठाने जा रहे हैं और ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। तो इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं और वो है हमारा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट अपने आप में एक ही बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक तोड़ के देखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिकों में बांट के देखेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो पार्ट है, भाग है, वो भाग 5 है। जब हम भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में अगर आप देखोगे तो ये अनुच्छेद भाग 5 में 52 से लेकर 151 इतने सारे अनुच्छेद है। क्या ये सारे के सारे अनुच्छेद, ये सारे के सारे आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड है? नहीं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड इनमें से हमारे पास मात्र 7 से 8 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको अपने दिमाग में बैठा ले या अपने मेमोरी में बैठा ले तो हमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल हमारे एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो 7 से 8 आर्टिकल जो हमारे हैं उसको हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। प्रेसिडेंट से रिलेटेड सबसे जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। ये क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 52 से हमें यह पता चलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यार भारत का एक राष्ट्रपति है। ठीक है, इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड। तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है वो है आर्टिकल 60, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये 3 आर्टिकल हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड देखा। अब आगे की बात करें चौथा आर्टिकल की, तो 4th आर्टिकल है 61, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल या मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद माना जाता है राष्ट्रपति का, और वो है आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 72, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, पैडन पावर ऑफ द
प्रेसिडेंट, पैरडम पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल 111, जो अभी तक अगर आर्टिकल 111 की बात करें तो आर्टिकल 111 बहुत कम एग्जामों में पूछे गए हैं, और यह है वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो राष्ट्रपति से संबंधित है, जहां से क्वेश्चन आपको कंपलसरी या कह लीजिए फ्रीक्वेंट वे में पूछा जाता है, और वो लास्ट आर्टिकल है प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, वो है 143, राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह करने की शक्ति, सलाह करने की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, सलाह करने की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारत में राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए कोई भी अनएजुकेटेड पर्सन भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इस केस में वो व्यक्ति अगर अपने शक्ति और पावर की जानकारी लेना चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, इसलिए ये आर्टिकल राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह करने की शक्ति प्रदान कर। ये हमने देखा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर बात करें तो ये 7 या 8 जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं ये मोस्ट फ्रिक्वेंट वे में पूछा जाता है। अब हम बात करें राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम जानकारी थोड़ा सा लेना चाहें, जो बार बार क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन में आपसे पूछे जाते हैं। जब राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड बातें हम करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, है ना। तो क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट, हम सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें। क्वालिफिकेशन कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए। तो जनरली राष्ट्रपति के लिए 4 तरह की योग्यता रखा गया है। देखिए वो 4 तरह की योग्यता कौन कौन से हैं। सबसे पहला योग्यता है भारत का नागरिक। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यह एक कंपलसरी प्रोविजन है कि कोई भी संवैधानिक पद पे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होने के लिए हमें भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो सबसे पहला कंडीशन है भारत का नागरिक। दूसरा कंडीशन है कि राष्ट्रपति का मिनिमम एज होना चाहिए, वो कितना 35 साल, मतलब आप 35 साल के बाद ही राष्ट्रपति के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। नॉट ओनली राष्ट्रपति, अगर आप राज्यपाल के लिए भी करते हैं तो वो राज्यपाल के लिए भी 35 ईयर्स है, ठीक है। अगर आप उपराष्ट्रपति के लिए भी करते हैं तो उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 ईयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बनने लायक होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने लायक होना चाहिए। पर्सन शुड बी एलिजिबल फॉर लोकसभा, लोकसभा के सदस्य बनने लायक होना चाहिए, बनने के लायक। और फोर्थ कंडीशन है कि व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब यही समझना हमें, लाभ का पद जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है कि किस पोस्ट को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझें, लाभ का पद समझें, और किस पोस्ट को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं समझते। इसको समझना जरूरी है। तो पहले हम आप इसके क्लियर करते फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आखिर होता क्या है, या लाभ का पद होता क्या है। भारत में कुछ ऐसे पद हैं जिसे लाभ के पद से बाहर रखा गया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया।
तो कौन कौन से पद है वो देखते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ के पद कंसीडर नहीं किया जाता, नहीं माना जाता। राष्ट्रपति का पद ऐसा माना जाता है कि लाभ का पद नहीं है, ठीक है। दूसरा पोस्ट है आपके उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ये भी लाभ का पद नहीं माना जाता। तीसरा है राज्यपाल। राज्यपाल भी, गवर्नर भी आपके लाभ के पद के अंदर नहीं आते हैं। चौथा है केंद्रीय मंत्री। जो केंद्र के जितने भी मंत्री होते हैं वो लाभ के पद में गिने नहीं जाते। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ सांसद की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोकसभा राज्यसभा के देखोगे तो टोटल 790 सांसद हैं। अगर लोकसभा और राज्यसभा को इंक्लूड करोगे आप 545 प्लस 245, ये टोटल 790 सदस्य है। 790 सदस्य में से मैक्सिमम 82 या कह लीजिए 81 प्लस 1, एक प्राइम मिनिस्टर हो गए, 81 ही आपके मिनिस्टर सेलेक्ट होते हैं। तो ये जो 82 है यही केंद्रीय मंत्री वो लाभ के पद में काउंट नहीं होते, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होते। और इसके अलावा राज्य के मंत्री, सभी राज्यों में अपने अपने राज्यों के हिसाब से जो मंत्रियां हैं उन मंत्रियों को भी लाभ के पद में काउंट नहीं किए जाते। तो भारत में ये 5 पद ऐसे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री। ये 5 पद ऐसे हैं, 5 पोस्ट ऐसे हैं जिन्हें लाभ के पद में काउंट नहीं किए जाते। इसके अलावा कोई भी सरकारी नौकरी वाला इन पदों को छोड़कर जितने भी गवर्नमेंटल जॉब के लोग हैं वो सभी के सभी लाभ के पद में काउंट होते हैं। तो ये लोग अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहे तो इन्हें अपने पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पद पे इस्तीफा देंगे। इसके अलावा जो अदर व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए खड़ा होते हैं तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा देना कंपलसरी होता है। तो यही होता है लाभ का पद, ठीक है। अब हम लोग देखें, हमने देखा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या था। तो 4 क्वालिफिकेशन हमने देखा। सबसे पहला देखा भारत का नागरिक, दूसरा हमने देखा व्यक्ति का एज कम से कम 35 साल हो, तीसरा हमने देखा व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बनने लायक होना चाहिए, और चौथा हमने देखा कि व्यक्ति लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अब हम देखना चाहेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं ना। उनके इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज बनते हैं उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन सम्मिलित किया जाता है या कौन कौन वोटिंग देता है, कौन कौन मतदान करता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में निम्नलिखित लोगों को शामिल किया जाता है या वोटिंग के लिए निम्नलिखित लोगों को शामिल किया जाता है। सबसे पहला जो हम लोग देखें तो लोकसभा के निर्वाचन, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहला है लोकसभा का निर्वाचित सदस्य। अब यहां देखो, अगर आप देखोगे तो लोकसभा में 545 सीट है जिसमें से 2 सीट राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं आंग्ल भारतीयों को। वो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते, इसलिए हमने लिखा लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। दूसरा है राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि राष्ट्रपति 245, राज्यसभा का सीट 245 होते, 245 सीटों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो 12 सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा नहीं होता। तो आपसे एक चीज क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ पे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा से कितने सदस्य भाग नहीं लेते। अगर टोटल की बात किया जाए तो 12 और प्लस 2 14 ऐसे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते। अगर क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कितने सांसद भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति के इलेक्शन में 14 सांसद भाग नहीं लेते। इसके अलावा तीसरा है विधानसभा के। आप जानते हो कि हर एक राज्य के विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य। अगर अब देखा जाए तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। इस 28 राज्य में विधानसभा होंगे। इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में विधानसभा है, पुदुचेरी में विधानसभा है और साथ के साथ अब जम्मू एंड कश्मीर में भी विधानसभा है। जम्मू एंड कश्मीर में भी आपके विधानसभा है। तो यहाँ बोला विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब 28 राज्य के जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा है, क्योंकि हर एक विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो वो जो मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो है आपके अभी तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से रिगार्डिंग अभी कोई भी नियम कानून आपके अभी तक राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं हुए। तो अब इसलिए हम लोग बुक्स में भी पढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे वही देखेंगे कि दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, पुदुचेरी विधानसभा के। अभी जम्मू कश्मीर से रिगार्डिंग अभी कोई भी सीट्स वगैरह डिसाइड नहीं हुआ। जब तक वहाँ इलेक्शन वगैरह ना हो तब तक हम उसके बारे में कुछ कहना अभी मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर के इंक्लूड नहीं कर रहे। लेकिन इन फ्यूचर ये भी हो सकते हैं दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन फिलहाल अभी हमें केवल यही जाना दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन इन फ्यूचर आपके जम्मू कश्मीर भी इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में हमने देखा लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनेगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन शामिल नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषद के कोई भी सदस्य, नॉट ओनली निर्वाचित, विधान परिषद के कोई भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अब ये विधान परिषद किन किन राज्यों में है ये भी देखने वाली बात है। तो एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो भारत के 6 ही राज्य है जहां पे विधान परिषद अभी स्थित है या विधान परिषद जिसमें शामिल है। ठीक है। तो 6 राज्य कौन कौन से है? एक है आपका बिहार, बिहार में विधान परिषद है। दूसरा यूपी। तो नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में 2 ही राज्य है जहां पे विधान परिषद है, एक बिहार और दूसरा यूपी। बाकी 4 राज्य जो है वो दक्षिण भारत में आते हैं। तो हम तीसरे नंबर पर देखें तो आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पर देखें तो तेलंगाना है, पांचवें नंबर पर देखें तो कर्नाटक है एंड छठे नंबर पर देखें तो हम महाराष्ट्र है। तो भारत में ये 6 ही ऐसे राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है। लेटेस्ट अगर करंट की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए बिल पेश किया विधानसभा में। तो इन फ्यूचर आंध्र प्रदेश का विधान परिषद आपका समाप्त हो जाएगा। तो हमारे पास बचेंगे कितने? अभी फिलहाल समाप्त नहीं हुए लेकिन इन फ्यूचर समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने अपने विधानसभा में इस कानून को पेश कर दिया। तो हमारे पास बचेंगे 5। वहीं दूसरी ओर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद बनाने के लिए अपने बिल को पेश कर दिया। तो अगर हम देखें आंध्र प्रदेश का अगर विधान परिषद समाप्त हो जाता तो पश्चिम बंगाल का विधान परिषद फिर से आ जाएगा। तो टोटल विधान परिषद फिर से हमारे पास 6 ही बचेंगे। तो ये विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बार बार आपके एग्जामिनेशन में विधान परिषद ही डाला हो जाता है और लोग उस पर कन्फ्यूज करते हैं। विधान परिषद का सदस्य किसी चाहे निर्वाचित हो चाहे जिस तरह से हो, विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते। ठीक है। अब हम बात करें जब राष्ट्रपति आपका निर्वाचित हो चुका है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? ओथ एंड अफर्मेशन जो प्रेसिडेंट लेता है वो किसके
सामने लेता है। तो देखो, राष्ट्रपति को शपथ भारत सुप्रीम कोर्ट का, या कह लीजिए भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना, भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दोनों एक ही है, एक ही पर्सन है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इन अब्सेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अब्सेंस में या उनके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है, अगर वो प्रेजेंट ना हो तो ये राष्ट्रपति। अब बात करें राष्ट्रपति की पे एंड अलाउंसेस की, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता की। राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत लोग इस पे कंफ्यूज भी करते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता कितना है। क्या राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता टैक्स फ्री है? हाँ, राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता एकदम बिल्कुल, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता टैक्स फ्री। इसके अलावा राष्ट्रपति में इमरजेंसी, जब इमरजेंसी, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे आपका राष्ट्रपति शासन, किसी टाइप के इमरजेंसी, चाहे वित्तीय आपातकाल हो, जो भी इमरजेंसी हो, वित्तीय आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रपति के पे एंड अलाउंस में किसी प्रकार की कटौती नहीं होती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता की बात करें तो राष्ट्रपति को एट प्रेजेंट 5 लाख पर मंथ, प्रति महीने सैलरी प्रोवाइड होता है। राष्ट्रपति का जो भी सैलरी है, राष्ट्रपति का जो भी वेतन है 5 लाख प्रति माह है, यह बिल्कुल टैक्स फ्री है। जब बात करें राष्ट्रपति की पेंशन की तो इनके वेतन का हाफ कर लीजिए, मतलब 2.5 लाख राष्ट्रपति का पेंशन है, मतलब रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति को 2.5 लाख रुपया पेंशन प्रोवाइड होता है, पेंशन की सुविधा मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे सुविधा हैं, लेकिन हम यहाँ केवल वेतन की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता है वह भारत के संचित निधि पे पारित होता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के संचित निधि पर पारित होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन एवं भत्ता है वो भारत के संचित निधि पे पारित होता है, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। भारत के संचित निधि को हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, भारत के संचित निधि को हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, और इस पे वो भारत चार्ज होता है। मतलब राष्ट्रपति के वेतन और भत्ता जो है उसमें बार्गेनिंग नहीं होती, उस पर एक बार संसद में बिल पेश होता है और एक बार में ही वो बिल पास भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं उसको भारत के संचित निधि पर भारित या चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख प्रति माह, पेंशन कितना है? 2.5 लाख, ठीक है, प्रति माह, और ये क्या होता है? तो भारत के संचित निधि पे ये भारित होता है, ठीक है। अब बात करें कि राष्ट्रपति अगर अपने पद से त्याग देना चाहिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है या उसको कैसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, तो थोड़ी सी उसकी जिक्र हम लोग कर लें। राष्ट्रपति का कार्यकाल, ऑफिस ऑफ टर्म है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ऑफिस ऑफ टर्म, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल माना जाता है। राष्ट्रपति का ऑफिस ऑफ टर्म जो होता है 5 साल का होता है। 5 साल से पहले अगर ये स्वैच्छिक इस्तीफा देना चाहे तो ये दे सकता है। तो क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई है नहीं, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। अगर हम 5 साल से पहले राष्ट्रपति को हटाना चाहे तो 5 साल से पहले राष्ट्रपति को हटाने का एक ही तरीका है, वो है महाभियोग। 5 साल से पहले राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पहले किस तरीके से हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पहले महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है या इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया जा सकता है। अब हम लोग देखिए इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रपति पे महाभियोग देख ले, ठीक है। राष्ट्रपति पे महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस कारण से लग सकता है, रीजन क्या है ना, राष्ट्रपति पे महाभियोग किस कारण से लग सकता है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगने का एक ही रीजन है और वह रीजन है संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का एक ही तरीका है कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। कारण आपसे ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन इसे बन सकता है कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग प्रक्रिया है वो किस प्रकार का प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि ये कोई सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं चल रहा, यह प्रक्रिया आपके संसद में चल रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, या इसको हम लोग कह सकते हैं यह एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक, दो क्वेश्चन यहां से बने। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पे महाभियोग में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, ध्यान रखें, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यहीं पर यह इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब टोटल के टोटल 790 सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेंगे। इसके अलावा और कोई भाग नहीं लगा, ना तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और ना ही दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। केवल राष्ट्रपति के महाभियोग में 790 सदस्य भाग लेंगे और ये 790 सदस्य जो होंगे वो लोकसभा से ही सिलेक्ट होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले उसे कितने दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। तो राष्ट्रपति पे जब भी महाभियोग लगता है उसे 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। फोर्थ पॉइंट है 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति पे जब भी महाभियोग लगता है उस पर 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है वो कितने प्रतिशत वोटों से पास होना चाहिए। तो बिल्कुल है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लोकसभा हो या राज्यसभा है 2/3 2/3 2/3 वोटों से 2/3 मतदान से पास होना चाहिए। और जिस दिन यह लोकसभा के 2/3 मतदान से पास हो जाएगा ये राज्यसभा में जाएगा, या सपोज कीजिए राज्यसभा में पेश हुआ तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तो लोकसभा में जाएगा, और जिस दिन दोनों सभाओं से 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद को खाली कर। क्लियर है? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया में ये 4-5 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रक्रिया कैसा है, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए क्या कारण होना चाहिए, राष्ट्रपति महाभियोग में कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने के लिए कितने दिन का नोटिस देना आवश्यक है, राष्ट्रपति को महाभियोग लोकसभा से कितने प्रतिशत वोटों से पास होना चाहिए, राज्यसभा में कितने प्रतिशत वोटों से पास होना चाहिए, ये सारे के सारे राज्यसभा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये राष्ट्रपति में महाभियोग किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल तो हमने पहले जिक्र कर लिया, आर्टिकल 61। ये आर्टिकल का जिक्र हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया, इसलिए आर्टिकल 61 में ये चीज आपसे पूछा जा सकता है किस आर्टिकल। अब बात करें राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है अध्यादेश की शक्ति। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति,
अध्यादेश सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे यही पूछ सकता है आपको कि कौन से आर्टिकल में, और आर्टिकल का डिस्कशन हमने वेरी फर्स्ट कर चुके हैं। ये आर्टिकल है 123, 1, 2, 3 है ना। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति 123 में। राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब लोकसभा एवं राज्यसभा का बैठक ना चल रहा हो, राज्यसभा की बैठक ना चल रहा हो, या दोनों में से कोई एक ना हो, या तो दोनों ना हो या दोनों में से कोई एक ना हो। ठीक है, अब्सेंट हो, लोकसभा की अब्सेंट हो या राज्यसभा अब्सेंट हो या दोनों के दोनों अब्सेंट हो। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी कर सकता है जिन विषयों पर लोकसभा और राज्यसभा कानून बना सकता। राष्ट्रपति अलग से कोई विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। मतलब राष्ट्रपति के अध्यादेश की जो शक्ति है लोकसभा और राज्यसभा के कानून बनाने की शक्ति के समान है ना। लोकसभा और राज्यसभा के कानून बनाने के समान हो, कानून बनाने के समान हो, कानून बनाने के समान। तो राष्ट्रपति इन्हीं विषयों पे अध्यादेश अपना जारी कर सकता है। ऐसा ना कि राष्ट्रपति अपने मन मर्जी से कोई अध्यादेश ले आए, नहीं, राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश ला सकता है। फिर लोकसभा कानून बनाती है, राज्यसभा कानून, मतलब संसद जिन विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है इसकी वैलिडिटी कितनी है ना। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की जो वैलिडिटी है वो 6 सप्ताह है। मतलब राष्ट्रपति की अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पास होना कंपलसरी। ठीक है, अगर 6 सप्ताह के बाद 6 सप्ताह के अंदर ये पास नहीं होता तो अध्यादेश वहीं से कैंसिल माना जाएगा। 6 सप्ताह में पास हो जाता तो अध्यादेश 6 महीने तक वैलिड होता है मैक्सिमम, और 6 महीने के बाद फिर से उस पर वोटिंग कराया जाता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश के मैक्सिमम वैलिडिटी कितना, तो मैक्सिमम वैलिडिटी 6 महीना है। या क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने सप्ताह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए, तो 6 सप्ताह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाना कंपलसरी है। कभी कभी इस एग्जाम में 6 सप्ताह को आपको 45 डेज भी लिख सकता है, तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत करिएगा वहाँ पे। 45 अगर आप मानते हो तो 1 महीने में 4 सप्ताह होता है, तो 1.5 महीने में कितने होंगे, 6 सप्ताह होंगे, है ना। तो 45 डेज भी ऑप्शन में मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है 1.5 मंथ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो तीनों एक ही है, 6 सप्ताह कह लीजिए, 45 कह लीजिए, या आपके 1.5 मंथ कर लीजिए। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति अपने आप में एक बहुत ही लंबा चैप्टर है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की रिमेनिंग शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति है, राष्ट्रपति के पास न्यायपालिका शक्ति है, राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी प्रोविजन है मतलब आपातकालीन शक्ति है, राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति है। इन सब के बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति अपने आप में एक ही बहुत बड़ा टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट राष्ट्रपति के बचे हुए भाग को लेकर। थैंक यू वेरी मच।